शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं बुरखे की। जी हाँ, ये बुरखा फिर एक बार बहस में है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो आज रविवार की है, जब नीट का एग्ज़ाम चल रहा था तो अजमेर के सेंटर में एक बच्ची पहुंची जो बुरखा पहनी हुई थी, हिजाब लगाई हुई। तो परीक्षा केंद्र में उसे प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि बुरका अलाउड नहीं है। तो बच्ची ने विरोध किया कि जो नियम है एनटीए के, उसमें ये नियम है कि आप अपने रिलीजियस अटायर के साथ या जो आपका धार्मिक लिबास है उसके साथ परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो इसमें काफ़ी बहस हुई इसके परिवार से, उससे। तो लड़की ने काफ़ी तैश में फिर आकर कहा कि मैं तो परीक्षा में ऐसे ही बैठूंगी, नहीं तो नहीं बैठूंगी, क्योंकि बुरखा जो है मेरी पहचान है और मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़े, पेपर ना देना पड़े, वो चलेगा, लेकिन मैं बुरखे के साथ ही एग्ज़ाम सेंटर में जाऊँगी, क्योंकि ये मेरी पहचान है, धार्मिक पहचान है। तो ये उसने कहा कि वो अपना करियर दाँव में लगाने के लिए तैयार थी, लेकिन बुर्का उतारने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और उस बच्ची को एग्ज़ाम देने दिया। तो एक घटना तो ये हो गई कि एक बच्ची ने अपने करियर से ज़्यादा बुरखे को महत्व दिया और उसने कहा नियम के मुताबिक मुझे आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसने बुरखे पर समझौता नहीं किया। तो एक ये हो गई और इसके एक दिन पहले शनिवार को जाने माने फिल्म मेकर इम्तियाज अली का एक बयान आया, जिसमें एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं बुरखे में कंफर्टेबल फील करती हैं तो ये बीमार समाज की निशानी है, या ये समाज की बीमारी है कि अगर महिला बुरखे में कंफर्टेबल है और वो बुरखा पसंद कर रही है, तो ये समाज की बीमारी है। ये पितृसत्तात्मक परिवार समाज है, जिसने महिलाओं के मन में ये बिठा दिया है कि उनके लिए बुर्का अच्छा है, ये धार्मिक है, और उसे मान लिया है महिलाओं ने, और वो उसको पहनकर कंफर्टेबल फील करती हैं। तो ये बीमार समाज का एक अ, निशानी है और उन्हें इसे पतनशील समाज की भी एक निशानी बताई, डिजेनरेटेड सोसाइटी कहा। तो ये दो है वजह है। देखिए, ये दो बयान आए हैं अलग अलग। एक तो आज नीट के एग्ज़ाम के दौरान रविवार को बच्ची ने जिस तरह से कहा कि मुझे बुर्का पहन के ही मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी एग्ज़ाम देने। उसने अपना कैरियर दांव पर लगाया अपने बुरखे की वजह से। और दूसरा एक बयान आया इम्तियाज़ अली का, जो जाने माने फिल्म मेकर हैं, कि ये बीमार समाज की निशानी है अगर बुरखे में कंफर्टेबल है महिला तो। और ये देखिए एक ही समाज से हैं, दोनों मुस्लिम समाज से आते हैं। एक टीनेजर है, बच्ची है, और एक 50 के आसपास के फिल्म मेकर हैं, हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो इसमें एक एज का भी, दो वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों। एक सोसाइटी के स्टेटस का भी, दो स्टेटस का भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं। एक हाई सोसाइटी सोचने समझने वाली, और एक मिडिल क्लास की फैमिली से आई बच्ची। तो बुरखे को एक बार फिर इसमें बहस में ला दिया। लेकिन हमारे वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा इस वीडियो में कोई, मैं धार्मिकता से इसको नहीं जोड़ रहा हूँ, इस्लाम से इसको नहीं जोड़ रहा हूँ, कोई हमारी हिंदू या मुसलमान करने की मंशा नहीं है इसमें। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि बुरखे के पीछे की मानसिकता क्या है, इसका इतिहास क्या है, भारत में इसका चलन कब से हुआ, भारत में इसका इतिहास क्या है, पर्दे का, घूंघट का या बुरखे का। हम इस बहाने ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरखा आखिर बार बार, नकाब, बुरखा, हिजाब आखिर क्यों देश में बार बार बहस का मुद्दा बन जाते हैं, इसके पीछे जुड़ी मानसिकता क्या है, इसकी सामाजिकता क्या है। तो अगर हम देखें, बुरखा जो शब्द है दोस्तों, ये आता है, अरबी शब्द है ये, अरबी शब्द है, ये अरब से आया हुआ बुरखा शब्द है, और आमतौर पर इसको इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस्लाम से चलन से पहले भी, इस्लाम के आने से पहले भी, खासतौर से ईरान में, फारस जिसको कहते थे पहले, फारस में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि इस तरह के मुंह ढकने की प्रथा या शरीर को ढकने की प्रथा या बुरखे जैसी प्रथा थी वहाँ पर। और ऐसी मध्य एशिया की कुछ डायनेस्टी या कह लीजिए एम्पायर रहे, वहाँ भी उल्लेख मिलता है इस्लाम से पहले कि पर्दा प्रथा थी या बुरखे जैसी कोई चीज थी। अब इस्लाम में इसका उल्लेख ये मिलता है कि इस्लाम में भी ये कहा गया है कि सिर ढकना चाहिए, चेहरा ढकना चाहिए, बदन ढकना चाहिए, और शालीन लिबास होना चाहिए आपका।
महिलाओं के लिए कुरान में इसका उल्लेख मिलता है, जो मुस्लिम विद्वान कहते हैं उनके मुताबिक, कि आपको शालीन लिबास होना चाहिए, आप में हया होना चाहिए। लेकिन स्पष्ट बुरखे शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता है, और इसका इंटरप्रिटेशन जो है विभिन्न विद्वान विभिन्न तरीके से लगाते हैं। लेकिन ये तय है कि इस्लाम से इसको जोड़ा जाता है बुरखे को, और इस्लाम में इसको एक धार्मिक एक निशानी माना जाता है कि सर ढकना, सर पे कपड़ा हो, ऊपर कपड़ा हो, बॉडी पर कपड़ा हो, बुरखे जैसी स्थिति हो। तो ये इस पे इसके तरीके तौर तरीके अलग-अलग हो सकते हैं जगह के हिसाब से। तो इस्लाम से इसलिए इस तरह इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये बात हुई अरब की या मध्य एशिया की। अब आते हैं भारत में। भारत में 12वीं सदी से पहले या 13वीं सदी से पहले पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख मिलता नहीं है वैसे, और ये बड़ा खुला समाज रहा। अगर आप पहली सदी से लेके 13वीं सदी तक का जो इतिहास मिलता है, जो मूर्तियाँ मिलती हैं मंदिरों में और जो हमारी मूर्ति कला है, उसमें आप स्त्री के स्वरूप को देखें तो कहीं पर्दे का उल्लेख या जानकारी नहीं मिलती है। और बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा भी कह सकते हैं हम, खुला समाज था महिलाओं के मामले में। जो हमारे रीति-रिवाज हैं, जो धार्मिक त्योहार हैं, समाज में महिलाओं का जाना है, सभाओं में महिलाओं का बैठना है, तो ये काफ़ी खुला समाज था, और पर्दे जैसी कोई प्रथा थी नहीं। उस स्त्री काफ़ी खुले तौर पर समाज में एक तरह से अपने आप को प्रस्तुत करती थी। तो भारतीय समाज बड़ा खुला रहा, और 13वीं सदी से पहले इसमें पर्दे का कोई उल्लेख मिलता नहीं। पहला उल्लेख मिलता है जो पर्दा प्रथा से जिसको जोड़ा जाता है, या बुरखे से जिसको जोड़ा जाता है, वो है 5वीं सदी में महाकवि कालिदास क्या की रचना है मृच्छकटिकम। उसमें एक शब्द आता है अवगुंठन। अवगुंठन, जो अवगुंठन शब्द है उसको माना जाता है कि क्योंकि अव यानी चेहरा, और गुंठन मतलब बंधा हुआ कपड़े से, तो उसको माना गया कि ये घूंघट जो शब्द बना है वो इस अवगुंठन से बना हुआ। बाद में ये संस्कृत का शब्द है, बाद में हिंदी में आते आते ये अवगुंठन का घूंघट हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि पहला उल्लेख 4वीं सदी में मिलता है घूंघट का या पर्दे का। लेकिन वो कोई प्रतिबंधात्मक नहीं है, वो कोई रोकने की चीज नहीं है, वो कोई थोपी गई चीज नहीं है, वो एक श्रृंगार के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता था विभिन्न परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में। तो घूंघट एक श्रृंगार का तरीका था भारतीय महिलाओं के लिए, भारत के लिए। तो उसको पर्दा से जोड़ना बाद में वो ये पर्दे में जुड़ता गया, जब 13वीं सदी में जब इस्लामिक आक्रमण हुए गौरी के बाद से, जितने भी फिर दिल्ली सल्तनत हुई, तो एक तो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा क्योंकि पर्दा प्रथा वो वहाँ से आई। दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि इसको सुरक्षा के तौर पर भारतीय समाज ने अपनाया, क्योंकि बहुत सारे आक्रमणकारी आते थे और उनके निशाने पर महिलाएं या औरतें होती थी, क्योंकि औरत को उस समय वैसे देखा जाता था सिर्फ भोग की वस्तु के तरफ। तो अपनी औरतों को छिपाने के लिए, अंदर रखने के लिए, उनके चेहरे ढकने के लिए ये घूंघट का चलन आया है या पर्दे का चलन आया, खासतौर से अपर सोसाइटी में जो उस समय थी, चाहे लड़ाका जाति राजपूत हो या इस तरह की जातियां, वहां पर ज्यादा देखने को मिला। फिर धीरे धीरे ये हाई सोसाइटी का एक स्टेटस सिंबल बन गया घूंघट, पर्दा। तो उस तौर पर भी लिया जाने लगा, खासतौर से जो इस्लामिक आक्रमणकारियों के सीधे संपर्क में आए, जैसे राजपूत जाति है, जो उनकी रियासतें थी, सीधा संघर्ष उनसे हुआ, तो उनका असर इन पर हुआ, तो एक पर्दा प्रथा वहाँ पर ज़्यादा है। फिर मुगल काल आते-आते ये बहुत ज़्यादा विभिन्न रूप में हो गई, और बहुत एक कुरीति के तौर पर फिर ये घूंघट जो है, पर्दा जो है, हालाँकि वो बुर्के से अलग था, वो भारतीय समाज में आ गया, और इस्लामिक जो उम, उधर से आए थे अरब से, या जो इस्लाम जिन्होंने कबूल कर लिया था, वो तो उसको धार्मिक तौर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये भारतीय समाज पे लेकिन एक सांस्कृतिक तौर पर भी रहा है, और फिर स्टेटस सिंबल बन गया, बड़े घरों में बड़ों के सामने पर्दा होने लगा, क्योंकि एक वो भी बात थी। तो इस तरह से भारतीय समाज में ये इस तरह से आया, और इस्लाम के साथ इस तरह से बुर्के के तौर पर आया। तो घूंघट और बुर्का ये दोनों थोड़ी अलग चीज़ हैं, लेकिन है पर्दे का ही एक प्रकार। तो समाज में इस तरह से पर्दा आया, और भारत के समाज में ये इतिहास है बुर्खे का कह लीजिए या घूंघट का कह लीजिए, थोड़े अलग-अलग रूपों में। अब ये बार-बार बहस का मुद्दा क्यों बनता है? अब हम वर्तमान में आए, तो इसको सीधे-सीधे जोड़ दिया गया है इस्लामिक पहचान से, और ये बता दिया गया है कि आपकी हर पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो एक ज़िद सी आ गई है। आज अपने बच्ची को अगर देखेंगे आप,
अजमेर में जिस तरह से वो विरोध कर रही थी बुर्के का, तो उसके बार-बार ये साउंड हो रहा था कि उसकी एक ज़िद थी कि मैं बुर्का क्यों उतारूँ, कि मुझ पे दबाव डाल के ये उतरवाया जा रहा है, ये हमारी पहचान है, हमारा ये सिम्बॉल है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये उसके मैसेज बार-बार जा रहा था उसकी तरफ से। और ऐसे इंसिडेंट पहले भी कई बार हुए हैं बुर्के को लेकर, जब मुस्लिम पहनावे को लेकर। तो एक भावना वो भर गई है उसमें कि हमारे संस्कृति को खतरा है, हमारी धार्मिक पहचान को खतरा है, इसलिए वो अपनाना चाहती है बुर्के को। और इसलिए इम्तियाज़ अली ने ये कहा कि अगर महिलाएँ बुर्के में कंफर्टेबल फ़ील कर रही हैं, तो ये बीमार समाज का एक उदाहरण है। और एक दूसरा वर्ग है जो निशाने पर लेता है बुर्के या इस्लामी लिबास को लेकर, जो राजनीति करता है। वो भी एक कारण है कि अगर वो विरोध करता है, वो कहता है कि ये अपनी अलग पहचान क्यों बनाकर रखना चाहते हैं, देश की मुख्य संस्कृति को में क्यों नहीं जोड़ते हैं, ऐसा क्या है? तो ये जो लड़ाई है एक सामाजिक और राजनीतिक ज़्यादा है ये, और ध्रुवीकरण भी इसके ज़रिए किया जाता है। तो बुर्के का अब ऐसे इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि अब वो मध्यकाल तो नहीं है भारत में कि महिलाओं को पर्दे में रहना पड़े ताकि आक्रमणकारी उनको उठा ना ले जाएँ या दूसरी वजह कुछ है। वो तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर इसको अपनाया जा रहा है, घूंघट को भी और बुर्के को भी। घूंघट भी बहुत, हालाँकि बहुत तेज़ी से खत्म हुआ है घूंघट बुर्के के हिसाब से, लेकिन बुर्के को इस्लाम से जोड़ दिया गया है, इसलिए वो वहाँ कायम है और बहुत शिद्दत से कायम है। और घूंघट यहाँ पर कुर्ती के तौर पर माना गया, तो धीरे-धीरे ये खत्म हो रहा है। तो 2 समाज है, घूंघट है, बुर्का है, तो ये एक बार फिर बहस का मुद्दा बन गया है, लेकिन इसके पीछे राजनीति ज़्यादा है। लेकिन इसको समझना चाहिए कि ये कोई हिंदू-मुसलमान का मसला नहीं है, कोई सांप्रदायिक मसला नहीं है, टोटल एक सांस्कृतिक और सामाजिक मसला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम बच्चियों को, महिलाओं को ये इजाज़त दें कि अगर वो पर्दा रखना चाहती हैं, बुर्का पहनना चाहती हैं तो पहने, घूंघट रखना चाहती हैं तो करें, उनके लॉजिक होना चाहिए, लेकिन सामाजिक दबाव उन पर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इतने सारे तनाव हैं, हमारी डेमोग्राफी इतनी क्लिष्ट है, उसमें इतने सारे तनाव है, तो एक तनाव और क्यों पैदा किया जाए लिबास को लेकर। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये दोनों बयान शनिवार और इतवार को जो आए, क्योंकि ये 2 स्पष्ट अलग-अलग वर्गों से आए, मतलब मुस्लिम हैं दोनों, लेकिन आयु वर्ग कह लें या सामाजिक स्टेटस कह लें, तो वहाँ भी एक बहस तो है, उस समाज में भी और देश में भी एक बहस है और इसका अच्छा कंक्लूज़न निकलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।